नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 16 नवंबर 2023 को सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। इन दोनों ही पारियों में पूछे गए जीके के सवाल देखेंगे। इससे पहले 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, वो यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के लेटेस्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के टोटल 100 में से 82 सवाल मिले हैं। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के 50 में से 43 सवाल और थर्ड शिफ्ट के 50 में से 39 सवाल मिले हैं। तो ये सभी एग्जैक्ट जीके के सवाल, ऑथेंटिक सवाल, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक बने रहना है, लाइक करते हुए कंटिन्यू करना, क्योंकि इस टाइप से सभी एक साथ कंटेंट लाने में समय लगता है, वो भी वेरीफाई करके कौन से सवाल आए हैं कौन से नहीं आए हैं, बार बार स्टूडेंट को कंफर्म करके, और एक ही वीडियो में सब कुछ और बहुत कम समय में आपके सामने प्रेजेंट हो जाए। तो लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। मॉर्निंग में आपको पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @trend gk ये सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं सेकंड शिफ्ट का, जो 43 जीके के सवाल पूछे गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई? जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर का नाम आया आप कहेंगे 1973 में। कब? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और इस परियोजना के पहले डायरेक्टर कैलाश सांकला है, टाइगर मैन कैलाश सांकला। और आपको पूछ ले एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 2005 में। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटा है असम में ओरांग टाइगर रिजर्व। तो ये थे टाइगर रिजर्व और टाइगर संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अतिरिक्त एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट करंट अफेयर्स की दृष्टि से है, जो कि टीसीएस इस पैटर्न पर सवाल पूछती है, तो यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपके हो गया 1973 में, कोई दिक्कत नहीं। अब बाघ गणना है 2022 की, ये इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2023 में इसका डाटा आया है। तो यहाँ से कौन कौन से सवाल बनते हैं वो देखिएगा। बाघ गणना 2022, प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण हुए। आपको कहेंगे 1973 से यहाँ पर 2023 तक प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन करते हुए ये गणना का डाटा जारी किया। और ये डाटा 4 साल में जारी हुआ है, यानी इससे पहले 2018 में हुआ है बाघ गणना, अभी 2022 में। तो आप कहेंगे इन 4 वर्षों में बाघों की संख्या में या फिर कितने परसेंटेज की वृद्धि देखने को मिली है? तो बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि। यहाँ से एक सवाल बन सकता है 6.7%। सेकेंड सवाल बनता है कि बाघ बढ़े कितने हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग? तो 2022 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है, नंबर्स में 200, परसेंटेज में 6.7। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या है कितनी? तो वर्तमान में भारत में बाघ है 3167। ये डाटा याद रखिएगा, सवाल बनता है। वर्तमान में बाघ गणना 2022 के अकॉर्डिंग 3167 टाइगर है भारत में। और सबसे ज़्यादा बाघ है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने हैं ये भी ध्यान रखना, 785 टाइगर मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है। सेकंड है कर्नाटक में 563 बाघ, उसके बाद उत्तराखंड में 560, फिर महाराष्ट्र में 444। तो हाईएस्ट मध्य प्रदेश में 785, ओवरऑल 3167, 6.7%, यानी 200 बाघ बढ़े हैं। ये है लेटेस्ट बाघ गणना 2022। अगला सवाल नंबर 2 और 3। उससे पहले वीडियो स्किप मत करना, टेक्स्ट बुक की इंटरेस्टिंग डील देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। तो टेक्स्ट बुक में क्या होता है, एक बार आपको पास ले लेना है, और पास प्रो है टेक्स्ट बुक का एक नया फीचर आया है, पास प्रो। अब ध्यान रखना, इसमें एक कूपन कोड है TTG के। पास प्रो में क्या होता है, पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होते हैं वो मॉक टेस्ट में आप अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम जैसा आपका माहौल होगा। एग्जाम से पहले आप बहुत ज़्यादा मॉक देंगे तो आपका उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अभी हर कोई कैंडिडेट जो सिलेक्शन लेता है, एग्जाम क्रैक करता है, उनको पूछेंगे तो उन्होंने मॉक दिए है, वो भी लगभग प्रत्येक एग्जाम के 30-40 मॉक दिए। तो जब तक आप 30 से 40 मॉक नहीं देते हो तो आपकी तैयारी अधूरी है। तो आज से ही न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से जुड़ जाएगा। इसमें एक बार पास ले लिया ना, तो 1 वर्ष की वैलिडिटी में आप जो भी एग्जाम आए, जैसे SSC GD का आएगा, रेलवे का आएगा, तो एक पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसी एक पास में एक बार प्राइस दे दी तो 1 साल की वैलिडिटी में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी ये हैप्पी आवर्स टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है, जिसमें यदि आप TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1 साल की वैलिडिटी में ये अच्छी डील है, लाभ उठा सकते हो। एक आप जो रिचार्ज करते हो उतनी प्राइस में आपको पास प्रो मिल रहा है 1 साल में, और वो आप रिचार्ज 1 महीने में उड़ा देते हो। तो ये डील जरूर ग्रैब कीजिएगा। TTG के कूपन कोड सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सवाल देखो,
टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास की लेखिका कौन है? तो पुस्तक ऑथर से सवाल आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी टू किल ए मॉकिंग बर्ड हार्पर ली जो एक अमेरिकी उपन्यासकार है ना, उनकी बुक से टू किल ए मॉकिंग बर्ड। जनगणना 2011 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 राज्य कौन से हैं? सबसे अधिक सेक्स रेशियो है केरल का, सेकंड है तमिलनाडु का। तो 2 राज्य जो टॉप किया है सेक्स रेशियो में, केरल तमिलनाडु है। अब यहाँ पर आपको यूटी के केस में पूछ रहे तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी का लिंगानुपात 1037। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है 618। और भारत का लिंगानुपात है कितना? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं भारत का लिंगानुपात। अब आपको पूछेंगे सबसे अधिक जो केरला का है उसका लिंगानुपात है कितना? तो 1084 है केरल का। सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। हरियाणा का है कितना? तो वो है दोस्तों 879। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको सभी राज्यों का लिंगानुपात बता देता हूँ हाईएस्ट से कम के क्रम में। तो थोड़ा इसका ये डाटा आपके पता होगा। केरल का सबसे अधिक 1084 है, सेकंड पुदुचेरी का है जो 1037 है, और राज्यों में सेकंड आपका तमिलनाडु है 996, और थर्ड राज्यों में है आंध्र प्रदेश 993, और मणिपुर है चौथे स्थान पर। ये टॉप याद रखिएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। अब इस प्रकार आप नीचे जाएंगे, ये सभी लिंगानुपात है, प्रत्येक राज्य का है। और सबसे नीचे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, इंडिया का 943 है, सबसे कम दमन दीव का 618 है, दादर नगर हवेली का 774 है, चंडीगढ़ का 818, दिल्ली का 868 है, दिल्ली का कितना है? 868 है, ठीक है। अंडमान निकोबार का 876 है। सबसे कम हरियाणा का है 879। अब हरियाणा से भी सेकंड जो सबसे कम राज्य हैं वो दोस्तों हो जाएगा सिक्किम, 890 है, ठीक है। उसके पहले पंजाब का है, तो सिक्किम का भी कम है, हरियाणा का है 879, सिक्किम का 890 और पंजाब का 895। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना है ये की है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। कब की है? 1897 में। कहाँ पर की है? कलकत्ता के पास बेलूर में। तो बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गद्दाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गद्दाधर चट्टोपाध्याय, जो माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे। नट पूजा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नट पूजा है दोस्तों असम का, ठीक है। असम के जो लोक नृत्य है उसमें बिहू है, बिछुआ है, महारस, काली गोपाल, बगरुम्बा भी असम का, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबली चौंगली, केइनो, झुमुरा और नट पूजा, ये असम के फोक डांसेज हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड की श्रेणी में पहली रैंकिंग हासिल की है? तो ये जो कैटेगरी है ना पीपुल्स चॉइस, इसका पूछा, तो पीपल चॉइस यानी लोगों ने वोट दिए हैं यहाँ पर, तो लोगों ने वोट दिए हैं तो, और उस वोट में जो झांकी जीती है ना वो जीती है दोस्तों गुजरात की झांकी, जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा पर आधारित थी। लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की, उसके आधार पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा पर आधारित गुजरात की झांकी को यहाँ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस अवार्ड की श्रेणी में पहली रैंकिंग दी गई। वैसे जो रैंक जारी की जाती है ना पीपल चॉइस के अलावा, उसमें आपकी पहली रैंक उत्तराखंड की थी। अब शुरू जैसे ही झांकी खत्म हुई उसके बाद जो रैंकिंग आती तो उत्तराखंड राज्य ने झांकी के लिए पहला पुरस्कार जीता है। उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की झांकी रही है। और यहाँ पर जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा पर आधारित गुजरात की झांकी थी, आपको बता दूं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से जो गुजरात का मोढेरा गांव है ना वो देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। अब यहाँ पर और भी कुछ झांकियों की कैटेगरी की बात करेंगे तो भारतीय वायुसेना है, ये दोस्तों पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में विजेता रही है। और मंत्रालय और विभागों की कैटेगरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय उसकी झांकी ने टॉप किया है। जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी और वंदे मातरम नृत्य को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अपना एक था लेट शब्द किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर जिसको मालूम है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो लेट टर्म पूछा वो कौन से रिलीजन का है? दूध में किसकी मिलावट नहीं होती है? तो लकड़ी का गुद्दा है, ये शायद नहीं होगा। बाकी दूध में यूरिया मिला दिया जाता है, डिटर्जेंट मिलाया जाता है, और भी कास्टिक सोडा, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फार्मेलिन है, शुगर है, मेलामाइन है, ये केमिकल मिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट अपना है आर्टिकल 167 संबंधित है, अप्रत्यक्ष रूप से सवाल था 167 का। 167 है राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच में, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में जो योजक कड़ी बन रही है ना वो मुख्यमंत्री है। तो राज्यपाल को सूचना किस प्रकार देंगे मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो आर्टिकल 167 167 में है। अगला है कान्हेरी गुफाएं हैं, ये कहाँ पर? तो कान्हेरी गुफाएं हैं मुंबई में, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में है, बौद्ध गुफा है ये।
देश के कृषकों की बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए छोटी जोत वाले और सीमांत किसानों के लिए कितनी पेंशन राशि है? तो 3,000 रुपये की पेंशन राशि है। दो योजना है, एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। दोनों ही बता देता हूँ। प्रधानमंत्री किसान जो मानधन योजना है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की। और ये कृषकों की बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना के लिए जो किसान कौन से एलिजिबल है, 18 से 40 वर्ष से, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष इनके मध्य है और छोटी जोत हो यानी 2 हेक्टेयर तक की खेती है ना, वो किसान इस योजना के तहत 20 साल कम से कम अधिकतम 42 साल तक यहाँ पर किसानों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे 18 साल से वो यदि इन्वेस्ट करता है तो उनको 20 साल ही इन्वेस्ट करना है। सॉरी, जो 40 वर्ष की आयु में इन्वेस्ट करेगा तो 60 वर्ष पे पेंशन मिलेगी, तो उसके बीच में गैप कितना, 20 साल करा, तो कम से कम 20 साल तो करना ही होगा इन्वेस्ट है। अधिकतम आप 18 वर्ष से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो 40 वर्ष तक, उस केस में आपके पास 42 वर्ष रह जाएंगे 60 वर्ष से पहले। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट राशि आप कब से शुरू कर रहे हो उसके आधार पर, यदि आप ज़्यादा वर्ष तक 20 साल या फिर अधिकतम 42 साल, अब 42 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो, 42 वर्ष तक 18 से ही कर देते तो 55 रुपये आपको प्रति मंथ देने हैं। और आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 20 यानी 40 साल के बाद, 20 वर्ष तक की अवधि में, तो आपको 200 रुपये का वहाँ पर मासिक अंशदान देना होगा। तो यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी कितनी, 60 वर्ष के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, तो 3,000 रुपये मासिक पेंशन, अच्छी खासी पेंशन मिलने वाली है। यहाँ पर मंथली आपको 55 रुपये या फिर 200 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और फिर 60 वर्ष की उम्र जैसे ही होगी आपको 3,000 रुपये मासिक पेंशन है वो दी जाएगी एक्स्ट्रा। और यही इसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जो 1 फरवरी 2019 को असंगठित क्षेत्र के जो कामगार श्रमिक हैं जिनकी आय है वो 15,000 रुपये से कम है, जिसके अंतर्गत ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर ये सभी आ जाते हैं, ईंट भट्टा में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले हैं, तो ये भी सेम इसी टाइप से इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 60 साल के बाद 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर अग्नि के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा है राजस्थान में, तो यहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा है अग्नि की वेदियों, दुनिया का सबसे पुराना प्रमाणित जोता हुआ खेत, ये सभी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता को एक ही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध का लरकाना जिला पाकिस्तान में। सुतका गोंदौर है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में। रंगपुर दोस्तों अहमदाबाद भारत में है। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में। रोपड़ पंजाब भारत में है। लोथल अहमदाबाद में गुजरात में लोथल। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। सुरकोटला कच्छ गुजरात में है। बनावली हिसार हरियाणा में है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में। तो ये हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के, और पाकिस्तान में जो स्थल है वो कौन सा स्थल कहाँ पर है? हड़प्पा उत्खनन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने 1921 में किया। ये मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का समय माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व का। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो वो थे जॉन हॉर्बर्ट मार्शल थे। और 1902 में कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। अब हड़प्पा में साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा में अनागर बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर यूनिकॉर्न बोल का जो पशु है ना उसका चित्र है। हड़प्पा सभ्यता में मोहर शैलखड़ी नामक पत्थर और टेराकोटा की बनी थी। हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 और H के चिन्ह मिले हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी में ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल है वो हरियाणा का राखीगढ़ी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि अन्य स्थलों में ज़्यादातर कच्ची ईंटें होती थी। मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खोलकर गलियों में खुलते थे। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीली को नगर टीला तथा पश्चिमी टीली को दुर्ग टीला कहते थे। यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अनागार का अवशेष मिला है। और इसी प्रकार सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के विपरीत पुरुष मूर्तियां नारी मूर्तियों की तुलना में अधिक है। हड़प्पा में तांबे का मकान, एक बर्तन का मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, पीतल का बना इक्का, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ईंटों से वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं। नर्तकी है जो कांस्य मूर्ति है ना नर्तकी, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। स्नानघर और बूना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत, ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। भारत सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख है, प्रधानमंत्री प्रमुख है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।
बात करें यहाँ पर आर्टिकल 74 से 78 तक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित आर्टिकल है 74 से 78। अनुच्छेद 53 के आधार पर संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में अंतर्निहित है और उक्त शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है और राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल है, वास्तविक मुख्यमंत्री। नेक्स्ट अपना है SEZ का फुल फॉर्म क्या है। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऐसा इकोनॉमिक जोन जहां पर ढील दे दी जाए नियमों में, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए टैक्स वगैरह एक तरीके से माफ कर दिए जाए, तो वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि विदेशी कंपनियां आकर्षित हो उस साइड। तो भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत कब की? 2005 में। तो SEZ की फुल फॉर्म आपको पूछी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र आमतौर पर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, ताकि विदेशी निवेश इसलिए आकर्षित हो जाए क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा उस जोन में, तो उसको आकर्षित करने के लिए, ताकि भारत में रोजगार बढ़े, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ये सभी स्पेशल आर्थिक जोन है वो घोषित होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो नीति आई थी ना वो 2000 में आई थी और लागू हुई थी 2005 में। नेक्स्ट अपना सवाल है, चंपानेर गुजरात में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? चंपानेर गुजरात में है दोस्तों जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंपानेर गुजरात में। किस प्रकार के उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है? तो 5 टाइप के ऐसे उद्योग हैं जिनके लाइसेंस की आवश्यकता होती ही होती है, तो इसके अतिरिक्त था वो आप करेक्ट कर सकते थे। 5 उद्योग हैं जिनकी सेफ्टी के लिए, पर्यावरण के लिए और भी कुछ रणनीतिक विचारों के कारण लाइसेंसिंग के अधीन है। जैसे आपको शराब बनाना, तो आपको बिना लाइसेंस आप नहीं बना सकते हो। तंबाकू हैं, ये सभी भी लाइसेंस की आवश्यकता है। और कोई अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष या फिर रक्षा उपकरण है, आपको ऐसी बुलेट अंतरिक्ष में भेजे जाने योग्य कोई रॉकेट है या फिर कोई हथियार वगैरह रक्षा उपकरण थोड़ी बना सकते हो। विस्फोटक पदार्थ आप नहीं बना सकते हो और कोई खतरनाक केमिकल भी नहीं बना सकते हो बिना लाइसेंस के। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से कौन सा संयंत्र स्थापित हुआ? जर्मनी के सहयोग से हुआ दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट है। ये ओडिशा में है, 1955 में हुआ है। तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है जो पब्लिक सेक्टर का है वो राउरकेला है, जर्मनी के सहयोग से सेकंड पंचवर्षीय योजना में। भिलाई इस्पात कारखाना है ना, स्टील प्लांट, ये छत्तीसगढ़ में है। ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्य रेलों का उत्पादन करता है भिलाई। और ये जो स्थापित हुआ है रशिया के सहयोग से 1959 में हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट है, सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ। तो बोकारो का कारखाना, इसका सहयोग किया है रशिया ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भिलाई इस्पात कारखाना ये रशिया के सहयोग से 1959 में। और बोकारो स्टील प्लांट का आधारशिला रखी थी इंदिरा गांधी जी ने 1966 में। दुर्गापुरा इस्पात कारखाना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड, इसको इस्पात पश्चिम बंगाल में है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में सलेम, विजयनगर, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है ये बने थे। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है, डायमंड सबसे कठोर है। कनिष्क किस वंश के शासक थे? कनिष्क थे दोस्तों कुषाण वंश के शासक है। कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजला कडफिसेस ने। नेक्स्ट सवाल है, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? कुणबी नृत्य है ना, ये गोवा का है। किस राज्य का है? गोवा का है कुणबी डांस। घने जंगलों के वित्तान से सूर्य की किरणों का गुजरना कौन सा प्रभाव है? तो आप जंगलों में पेड़ पौधों से होते हुए सूर्य की किरण देखते हो तो आपको कुछ वायुमंडल में कण नजर आते हैं, तो वो टिंडल प्रभाव के कारण देखते हैं। टिंडल प्रभाव में क्या होता है? कोलाइडी कण आपको नजर आते हैं। कोलाइडी कण होता है निलंबन कण और विलयन कण के बीच की अवस्था होती है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था एक विषमांगी मिश्रण है जो कि आप नग्न आंखों से डायरेक्टली तो नहीं देख सकते हो, सूर्य के प्रकाश वगैरह से आपको वो कण है वो निलंबित अवस्था में आप दिखते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे आप देख पाते हो धूल या धुएं से भरे कमरे में आपको डायरेक्टली धूल के कण नहीं दिख पाते, लेकिन जैसे ही वहां से कोई छिद्र से प्रकाश प्रवेश करे तो उस प्रकाश के मार्ग से आपको ये कण है देखते हुए नजर आएंगे। ये टिंडल प्रभाव का कारण है। और जंगल के कुआसे से जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है कलरफुल, वो भी टिंडल प्रभाव है। ऐसे मैदान जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, हर बार नई नई मिट्टी आती है, तो कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऐसे मैदान जहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है, तो उस केस में वहाँ पर जो फसल उगाई जाती है वो गोल्डन फाइबर उगाई जाती है। वहाँ पर जूट की खेती की जाती है। जूट सबसे अधिक भारत में होता है पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार के क्षेत्र में जूट की खेती होगी। एक सवाल पूछा है कि 19 से 25 वर्ष के बीच के लोगों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये एग्जैक्ट डाटा 19 से 25 का तो पता नहीं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस ने भारत की जनसंख्या 2023 के अकॉर्डिंग जो अप्रैल में डाटा जारी किया है उसके अकॉर्डिंग विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है, जो कि है 142.86 करोड़ है भारत की जनसंख्या। और चाइना की सेकंड है 142
करोड़ चाइना की। अब भारत की जो जनसंख्या ये यूएस ने बताई है, यूनाइटेड नेशंस ने, इसके अकॉर्डिंग 15 से 64 साल की उम्र के जो काम वाली जनता है, 15 से 64 साल, वो है 68%। कितने हैं? 68% भारत में पॉपुलेशन है 15 से 64 साल। आप कहेंगे भारत की लाइफ एक्सपेंडेंसी है कितना, औसत एक आदमी कितना वर्ष जीता है, तो वो है 72.5 वर्ष। एक आदमी की औसत आयु 72.5 वर्ष है इस डाटा के अकॉर्डिंग। और 15 से 64 वर्ष के मध्य जो आबादी है ना, वो है 68%। 15 से 64 वर्ष के मध्य 68% आबादी, जितनी भी भारत की आबादी उसमें 68% 15 से 64 वर्ष के हैं। और 0 से 14 वर्ष की आबादी है ना, वो है 25%। ठीक है। और आप कहेंगे 10 से 19 साल की आबादी, तो 10 से 19 साल के जो किशोर है ना, वो 18% है। किशोर की 18 अवस्था है तो किशोर है 18%। और 10 से 24 साल की है, 10 से 24 साल के है 26%। 65 साल के ऊपर है वो है 7% है, 65 साल के ऊपर। औसत आयु 72.5 वर्ष है। एक सवाल है जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th में ये सवाल दे रखा है सामाजिक में, कि समुद्री नमक, परागकण, राख, धुआं कालिक, महीन मिट्टी ये संबंधित है। एग्जैक्ट उसमें आपको किताब में ऑप्शन मिलेंगे। गैस, डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल के कण, वाष्प जल वाष्प है, उल्का है। तो समुद्री नमक, परागकण, राख, धुआं कालिक, महीन मिट्टी ये सभी धूल के कण ही तो है। समुद्री नमक है, परागकण, राख, धुआं कालिक, महीन मिट्टी ये धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल है। कोई भी कानून बनाने से पहले किसे सुनिश्चित किया जाता है? कोई भी कानून बनने से पहले क्या देखा जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, टीपीएसपी। तो ये इसका आंसर जिसको पता बता सकते हो। और क्या चौथा ऑप्शन था वो भी बताना। प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजलन शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? सुल्तान अजलन शाह कप होता है मलेशिया में। ये एक हॉकी कप है। ठीक है। तो ये पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। सुल्तान अजलन शाह कप की शुरुआत हुई है 1983 में, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। उस समय सुल्तान अजलन शाह कप की शुरुआत हुई। जब शुरुआत हुई तब 2 वर्ष में एक बार ये इवेंट होता था। और 1998 से प्रतिवर्ष ये सुल्तान अजलन शाह कप होता है। जैसे 2022 में विजेता रही है वो मलेशिया रही है, उप विजेता दक्षिण कोरिया रही है। मलेशिया में प्रतिवर्ष ये होता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, 1948 ओलंपिक में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ये ओलंपिक कहाँ पर हुआ? तो 1948 ओलंपिक में मैंने आपको बताया है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता लंदन ओलंपिक में। अब ये सभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फील्ड हॉकी में भारत के टोटल 8 गोल्ड मेडल है। ठीक है, 8 गोल्ड मेडल है फील्ड हॉकी में। पहला आया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ध्यान रखना, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला गोल्ड आया भारत की हॉकी का। दूसरा 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में आया। तीसरा 1936 में बर्लिन ओलंपिक में आया। चौथा 1948 में लंदन ओलंपिक में आया। और उसके बाद पांचवा मेडल आया 1952 हेलेंस्की ओलंपिक में। नेक्स्ट छठा आया 1956 मेलबर्न ओलंपिक में। सातवां 1964 टोक्यो ओलंपिक। आठवां 1980 मॉस्को ओलंपिक। तो ये एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। 1928 एम्स्टर्डम में हुआ, 32 का लॉस एंजल्स में हुआ, 36 का बर्लिन में हुआ, 48 का जो आपको पूछा है स्वतंत्रता के जस्ट बाद लंदन में हुआ। लंदन के बाद 1952 में जो खासाबाद जाधव साहब ने जीता था, भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल जीता था, हेलेंस्की में हुआ। 1956 में कहाँ पर हुआ? मेलबर्न में हुआ। 64 में टोक्यो, अब देखिए 64 में टोक्यो में हुआ, 20 में भी टोक्यो में, 1980 में मॉस्को में हुआ। और जो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता है ना शूटिंग में, वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है ना, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है, आगरा की स्थापना कब हुई? आगरा की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी। 1504 में आगरा की स्थापना हुई थी। आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो आपको पूछ ले आगरा की स्थापना किसने की है? तो दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा भी स्थानांतरित किया है। अकबर ने आगरा के पास आगरा का किला बनाया और फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने स्थापित की है। ठीक है। नेक्स्ट अपना है, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो कुणबी गोवा का हो चुका है। लच्छू महाराज और सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? ये है कथक के। ठीक है, कथक के है। लीला सोखी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी ये कथक के हैं। गुरु विपिन सिंह है, तो विपिन सिंह भी बता चुका हूँ, मणिपुरी के हैं। और ये सभी प्रीवियस शिफ्ट में अपन बात कर चुके हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में भरतनाट्यम के रुक्मणी देवी अरुंदले हैं, कृष्ण अय्यर है, यामिनी कृष्ण मूर्ति है, अभी सेकंड या थर्ड सेट में आया यामिनी कृष्ण मूर्ति का, भरतनाट्यम डांसर है। लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्म सुब्रह्मण्यम है, मन्नालिनी साराभाई का आ चुका भरतनाट्यम, मल्लिका साराभाई है, ये सभी भरतनाट्यम है। कुचिपुड़ी की बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इंद्राणी रहमान कुचिपुड़ी।
कथकली की वीएन मेनन, गुरु कुंचुक रूप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरामन, रीता गांगुली कथकली। ओडिसी की इंद्राणी रहमान, चादश फैबरी, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण मोहपात्र, सोनल बान सिंह, शेरॉन लोवेन ओडिसी। कथक का जो आपको पूछा है, क्षत्रिया का शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, सरोडी शेकिया। मोहिनीअट्टम में वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा अय्यर, कलामंडलम श्रमवती, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग है ना, तो राज्यपाल करते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग है तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उनके सदस्य की नियुक्ति संघ में राष्ट्रपति और राज्य है तो राज्यपाल। नेक्स्ट अपना है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय महिला जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है, तन्वी शाह इनका नाम है। तन्वी शाह तमिलनाडु से हैं। प्रथम भारतीय महिला ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड है ना, ये संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। यूएस आधारित अवार्ड है, जिसकी शुरुआत 1959 में हुई। ग्रैमी अवार्ड पहली बार 1959 में दिया गया। और रविशंकर ने ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। ए.आर. रहमान स्लम डॉग मिलीनियर के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। तो ये सभी ग्रैमी पुरस्कार दिए जा चुके हैं रविशंकर को, जुबिन मेहता को, और जुबिन मेहता को काफ़ी मिले हैं। टी.एच. विनयक्रम, जाकिर हुसैन को दिया जा चुका है। विश्वमोहन भट्ट को 1994 में मिला है। किसको कब मिला ध्यान रखना है। रवि कुमार को बहुत, रविशंकर को बहुत दिए गए। ए.आर. रहमान को 2008 में दिया गया। ए.आर. रहमान को 2008 में 2 बार दिया गया। जाकिर हुसैन को भी 2008 में दिया गया, अलग अलग कैटेगरी में। और लेटेस्ट आप देखेंगे ग्रैमी अवार्ड, तो रिकी केज को दिया गया, स्टीवर्ट कोपलैंड को दिया गया, पी.ए. दीपक को दिया गया 2022 में। 2022 में बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में डिवाइन टाइड हेतु रिकी केज, स्टीवर्ट कोपलैंड इनको मिला है। फालू 2022, फालू को मिला है 2022 में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम में ए कलरफुल वर्ल्ड हेतु। नेक्स्ट अपना सवाल है, लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह करने वाली गुप्त शासक का नाम क्या है? लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह करने वाले गुप्त शासक है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी राजकुमारी जिसका नाम है कुमारी देवी। तो कुमारी देवी एक सिक्के पर चित्रित होने वाली पहली भारतीय रानी थी। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह करने वाले गुप्त शासक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। टेस्ट मैच कितने दिनों का होता है? 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। 4 पारियां खेली जाती है। प्रत्येक टीम 2 बार बल्लेबाजी 2 बार गेंदबाजी करती है। प्रतिदिन कम से कम 90 ओवर तो फेंका ही जाता है। टेस्ट मैच में 6 घंटे का प्रतिदिन ये खेल चलता है। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, और पहला अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी है ना वो आर वेंकट रमनी, सॉरी वर्तमान में महान्यायवादी है आर वेंकट रमानी। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में इनका वर्णन है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र में महान्यायवादी। तो सॉलिसिटर जनरल महाधिवक्ता है, और ये प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है उन्हें महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। ये आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, और आर्टिकल 148 में सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महालेखा परीक्षक आप बोलते हो, जो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। वर्तमान सीएजी जीसी मुर्मू। और नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, मौलिक कर्तव्य हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य ऐड हुए हैं ना, वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुए हैं। नेक्स्ट अपना है, प्रथम मौलिक कर्तव्य कौन सा? मौलिक कर्तव्य से सवाल पूछे गए हैं, 3 सवाल इस सेट में। प्रथम मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाएं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। थर्ड यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का पूछा, सही क्रम क्या है? तो मौलिक कर्तव्य जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, ए से लेकर के तक, उनका आपको पता होना चाहिए कौन सा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 51 क भाग 4 क में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। शुरुआत का 1 का तो आ गया, बाकी सभी मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये सभी आपको पता होना चाहिए। बी में है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं। सी में भारत की प्रभुता एकता अखंडता। सी में 3 है, प्रभुता एकता अखंडता। डी में डॉन यानी देश की रक्षा करनी, डॉन नहीं बनना है। ई में आपको क्या करना है? ई में इक्विलिटी है, समरसता और समान भातृत्व। एफ में क्या है? एफ में आपको संस्कृति को फेल नहीं करना है, हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व रखना है, इसको फेल मत कर देना। जी में प्रकृति, भाई प्राकृतिक पर्यावरण है तो पर्यावरण को तो जी कहिएगा, किसी को कहो या ना कहो, आप पर्यावरण की वजह से जिंदा है तो पर्यावरण का जी है, जी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। एच में आपका क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एच में आपने क्या किया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हिस्ट्री बना दी आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की।
आई में क्या है, आई में मैं नहीं है, आई में सभी के लिए सार्वजनिक संपत्ति है। जे में क्या है, जे में व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष है। के में माता पिता का जो 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा है ना, ये बाद में ऐड किया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक करते हुए के ऐड किया गया। एक कार की बिक्री पर क्या होगा, जब कारों की सेल बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी ना अपने आप। जीडीपी का मतलब ही क्या हुआ कि एक साल में एक देश में कितने गुड्स और सर्विस की टोटल जो वैल्यू है ना, जो गुड्स और सर्विस उत्पादित हुई है उनकी वैल्यू ही क्या है, जीडीपी है। तो कार की बिक्री बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो हिलेरी क्लिंटन की 3 प्रमुख पुस्तकें बता देता हूँ। व्हाट हैपेंड हिलेरी क्लिंटन की है, 2017 में पब्लिश। हार्ड चॉइस 2014 में पब्लिश हिलेरी क्लिंटन की है। हैरियट टुबमैन 2004 में पब्लिश हिलेरी क्लिंटन की ये पुस्तक है। तो व्हाट हैपेंड का या फिर हार्ड चॉइस से ही आया होगा। नेक्स्ट एक सवाल पूछा है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1969 से 1974। अब पंचवर्षीय योजना दोबारा देख लो दोस्तों। 1951 से 56 पहली, 5 वर्ष लगे पहली में। दूसरी 56 से 61, इसमें भी 5 वर्ष। तीसरी 61 से 66, तो यहाँ से यदि पहली आपको पता है दूसरी तीसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन चौथी ऑटोमेटिक नहीं आएगी क्योंकि बीच में गैप पड़ गया। 66 के बाद 3 साल का गैप, 66 से लेकर 69 तक हॉलीडे आ गया, योजना अवकाश आ गया। फिर चौथी योजना आई 1969 से 1974, 5 साल। और पांचवी योजना 5 साल नहीं रही, पांचवी को 1974 में तो आई लेकिन 1978 तक ही रही। बीच में रोलिंग प्लान आ गया 78 से 80 तक। फिर छठी योजना आई 1980 से 85, ठीक है, छठी में 1980 से 85। अब सातवीं, अब 1980 85, 85 90 सातवीं। अब 90 से 95 मत कर देना, आठवीं, जब सातवीं से आठवीं के मध्य वार्षिक योजना आ गई, 90 92 की योजना आ गई। तो आठवीं आई 92 से 97, नौवीं आई 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2017। नेक्स्ट अपना एक पंचवर्षीय योजना का और सवाल पूछा है, उनका उद्देश्य दे रखा था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार करना, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करना, आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक न्याय प्रदान करना। तो औद्योगिक उत्पादकता, आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादकता, इन सभी हेतु रोजगार सृजन करने हेतु जो पंचवर्षीय योजना थी वो 7वीं थी। तो सभी 12 पंचवर्षीय योजना का आप ब्रीफली देख सकते हो। पहली है आर्थिक विकास, दूसरी है तेजी से औद्योगिकरण, दूसरी औद्योगिकरण है, तीसरा है कृषि विकास के साथ वृद्धि, चौथी विकास स्थिरता और आत्मनिर्भरता, पांचवी है रोजगार और गरीबी को हटाना, पांचवी में रोजगार और गरीबी का हटा देना, रोजगार को मत हटाना, छठी में आर्थिक मुक्ति, सातवीं में आपको प्रौद्योगिकी के उपयोग से औद्योगिक उत्पादकता, आठवीं उद्योगों का आधुनिकरण, नौवीं में भी गरीबी हटाना, 10वीं में समावेशी विकास समान विकास, 11वीं तेजी से अधिक समावेशी विकास, 12वीं में तेज अधिक समावेशी और सतत विकास। तो ये यहाँ पर 43 सवाल आपको बता दिए हैं सेकंड शिफ्ट के। अब देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के 39 सवाल। थर्ड शिफ्ट का पहला सवाल देखो, आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने किस समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना है ना, वो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, इतिहासकार आरजी भंडारकर। बम्बई में आत्माराम पांडुरंग और रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की है। सत्य शोधक समाज की स्थापना, अब समाज की स्थापना से बार बार आ रहे हैं, तो ज्योतिबा फुले ने की सत्य शोधक 1873 में महाराष्ट्र से, पुणे से। आत्मीय सभा राजा राममोहन राय ने 1815 कोलकाता से। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। ब्रह्मा समाज राजा राममोहन राय 1828 कोलकाता। धर्म समाज राधाकांत देव धर्म राधाकांत देव 1829 कोलकाता। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875। एशियाटिक सोसाइटी विलियम्स जॉन 1784। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ 1839। वेद समाज केशव चंद्र सेन 1864 में। नेक्स्ट अपना सवाल है, मेहरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो मेहरी जो नृत्य है ना, ये ओडिशा का है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ा हुआ ये नृत्य है, मेहरी डांस ओडिशा। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो यमुना नदी दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री से। और बंदरपूंछ माचीफ जो ढलान है ना महान हिमालय की, वहाँ से ये निकलती है पश्चिमी उत्तराखंड से यमुना नदी। कर्नाटक संगीत से एग्जैक्ट सवाल क्या था आप बताना। बाकी कर्नाटक संगीत की बात करूँ तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का ये म्यूजिक है। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति से सवाल बनता है, तो त्रिमूर्ति है, तब त्रिमूर्ति है तो त्याग किया है, दीक्षा दी है,
और शास्त्री बने हैं। तो त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति। बाकी कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है पुरंदरदास को। कर्नाटक संगीत की शैलियाँ कौन सी है? गीतम, सुलादी, स्वराजाति, जति, स्वरम, कीर्तनम, कीर्ति, पद, तनम, ये कर्नाटक संगीत की शैलियाँ है। कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप है वर्णम, जावली, तिलाना। अब हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 शैलियाँ कौन सी हैं? तो ध्रुपद, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग, सागर, तराना, सरगम, ठुमरी, धमार, ये हिंदुस्तानी संगीत की है। नेक्स्ट अपना सवाल है, शिशुपाल वाद नामक एक संस्कृत रचना के लेखक कौन है? शिशुपाल वाद है महा की रचना। ठीक है। उदारीकरण में किस विधि का प्रयोग होता है? उदारीकरण में नियमों में ढील दी जाती है या फिर ऐसे नियम, नीति, पॉलिसी समाप्त हो जाते हैं जिसके कारण आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, वो है उदारीकरण है। ताकि टैक्स वगैरह ऐसे कुछ नियम में ढील देकर है विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया जा सके उदारीकरण के लिए, जिसके लिए ऐसी जेड जैसी नीतियाँ आती है। नेक्स्ट अपना है, सिडबी क्वेन ने एमएसएमई के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो सिडबी ने एक पोर्टल 2020 में लॉन्च किया है जिसका नाम है डाई एसेट रीस्ट्रक्चरिंग वेब मॉड्यूल। तो डू इट योर सेल्फ, DIY, डू इट योर सेल्फ एसेट रीस्ट्रक्चरिंग वेब मॉड्यूल है। और सिडबी ने 1 सितंबर 2023 में भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है GST सहाय। तो ये एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिस पर आप क्या करेंगे, चालान, वित्त पोषण, ऋण मंच, GST सहाय है इनवॉइसिंग वगैरह के लिए। शतरंज के खेल में हाथियों की संख्या कितनी होती है? शतरंज में दोस्तों बिशप होते हैं, रूक होते हैं ना, वो होते हैं 2। रूक को हाथी बोलते हैं शतरंज में। तो किंग, राजा एक होगा, क्वीन एक होगी। अब रूक और बिशप, नाइट, ये होंगे 2 2 2, यानी एक तरीके से जो टोटल 16 पीस होते हैं ना, तो उन 16 पीस में एक किंग, एक क्वीन आ गए, 2 रूक्स आ गए, 2 बिशप्स आ गए, 2 नाइट्स यानी घोड़े आ गए। ठीक है। और 8 आपके प्यादे आ जाएंगे, पॉन्स आ जाएंगे। प्यादों का ऑलरेडी पूछा, उसमें मैंने बताया था। तो ये कितने हो गए? तो 8 से 14 और 2 16, तो टोटल 16 पीस होते हैं। नेक्स्ट अपना, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब से हुई? अब यहाँ पर इंडियन सुपर लीग का पूछा तो इसकी शुरुआत 2013 से हुई है। और ये एक फुटबॉल लीग है जिसमें 11 टीमें खेलती हैं। 2022-23 इंडियन सुपर लीग की विजेता है ATK मोहन बगान। IPL की शुरुआत 2008 से हुई। ठीक है। इंडियन सुपर लीग की कब हुई? 2013 में। अभी 23 है। इंडियन सुपर लीग ISL 2013 में, IPL 2008 में, प्रो कबड्डी लीग 2014 में हुई है। वुमेंस प्रीमियर लीग है, महिलाओं के लिए क्रिकेट की प्रीमियर लीग 2023 में हुई है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी PBL, प्रीमियर बैडमिंटन लीग की शुरुआत 2016 में हुई है। नेक्स्ट अपना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान से पूछा है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, एक तो इसकी शुरुआत हुई है 20 जून 2020 को, यानी कोविड के दरमियान इसकी शुरुआत हुई है। इस अभियान को जब शुरू किया गया तो 6 राज्यों में किया गया। 6 राज्यों में जहां पर प्रवासी श्रमिक अधिक हो, जहां पर 25,000 प्लस प्रवासी श्रमिक हैं, वो लौट आए हैं अपने राज्य में। तो उन राज्यों में किस प्रकार जो गरीब कल्याण रोजगार है उनको रोजगार कैसे दिया जाए, तो ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर 25,000 प्लस श्रमिक लौट आए थे वापस। उसमें बिहार है अपना शामिल, उत्तर प्रदेश अपना शामिल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ओडिशा है, झारखंड है। तो हो सकता है राज्यों से पूछे तो ध्यान रखना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड। ओडिशा झारखंड भी है, बाकी तो ये तो है ही है, ओडिशा झारखंड भी है। और ये अभियान भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया गया। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर घर वापस लौटे तो उन्हें इस अभियान के तहत रोजगार दिया गया और इस हेतु 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और यहाँ पर 125 दिनों तक श्रमिकों की सहायता की गई और 116 जिलों के 6 राज्यों के श्रमिकों की। सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर, दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर विशेषकर राजस्थान की ये नहर है, ज़्यादातर राजस्थान में है। राजस्थान फीडर नहर और राजस्थान मुख्य नहर इसमें है। इसकी लंबाई टोटल 649 किलोमीटर है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में ये 492 है, बाकी पंजाब हरियाणा में 167 है। ये नहर किस बांध से निकलती है? तो हैरी के बैराज बांध है जो पंजाब राज्य में है। सतलुज ब्यास नदियों के संगम पर यह बांध है हैरी के बैराज, और इसी बांध से, हैरी के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, हैरी के बैराज से। अगला सवाल देखते हैं, मालेगांव समिति की सिफारिशों के आधार पर RBI ने कब NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया? तो यहाँ पर मालेगांव समिति है, इसका गठन कब किया गया? तो मालेगांव समिति का गठन 2010 में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, वो 2011 में सौंपी।
मालेगांव समिति, ये आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए 2010 में वाईएच मालेगांव की अध्यक्षता में इसका गठन किया। तो ये एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया है। एनबीएफसी एमएफआई यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसकी फुल फॉर्म है। एनबीएफसी एमएफआई की कुल जो संपत्ति है ना, उसमें से 90% से कम प्रकृति में अर्हक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। एमएफआई छोटे ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट अपना है सहकारी समिति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो सहकारी समिति से एक आर्टिकल 43B है, एक आर्टिकल आपका 243Z से ZT तक है सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ आर्टिकल, और आर्टिकल 19 में भी इसका कुछ प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 19 के तहत सहकारी समिति का गठन एक मौलिक अधिकार के तहत किया गया है। अब सहकारी समिति में ये 9B जो ऐड किया गया है ना, वो सहकारी समितियों में भाग 9B, और ZH से ZT 243 आर्टिकल सहकारी समितियों का। आर्टिकल 43B ये डीपीएसपी में आता है। सहकारी समितियों को बढ़ा देने का प्रावधान जो राज्य करती है वो आपका 43B के तहत करती है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगी। सहकारी समिति के निदेशकों को टोटल जो डायरेक्टर है उसकी अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। और उन 21 में से कम जो सदस्य होंगे ना, जो सहकारी सदस्य के अधिकतम 21 हो सकते हैं, लेकिन एक सीट यहाँ पर एससी की रहेगी, एक एसटी की, एक सीट एससी एसटी कोई भी एक रहेगी। महिलाओं के लिए 2 सीट फिक्स रिजर्व रहेगी। तो सहकारी समिति से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन है ना, वो 97th वाला है, ध्यान रखना 97th वाला। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? जंतु कोशिकांग में आपको पता है लवक है, ये प्लास्टिज केवल और केवल पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में होती है, और केवल जो जंतु कोशिका में पाया जाता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता तो सेंट्रोसोम तारक का है, केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप में नहीं होता है। नेक्स्ट अपना हंता फोक डांस किस आदिवासी समूह से संबंधित है? हंता है ना, ये संथाल जनजाति से है। झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र का ये डांस फॉर्म है। हंता फोक डांस है झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाली संथाल जनजाति का। कैबिनेट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो आर्टिकल 74 का पूछ लिया है। राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है ना, वो आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 77 में है भारत सरकार के कार्यों का संचालन, और 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर है जिन्हें तीनों ही प्रमुख सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं। जो पद्म तीनों ही अवार्ड, पद्मश्री 1968 में मिला यामिनी कृष्णमूर्ति को, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण 2001 में मिला, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2016 में मिला। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए और जो उसके शासनकाल के बाद भी चलते रहे? अब बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे। उन्होंने जो चांदी का सिक्के जारी किए हैं उसका नाम रखा रूपक। रूपक चांदी के सिक्के हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 39 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में दोबारा चुना गया। गांधी जी चाहते थे पट्टा भाई सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना 1939 में, लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया। एनी बेसेंट बनी थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कबड्डी वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? अब आप कमेंट सेक्शन में बताना, एक सवाल बताना ताकि मेरे को पता चले, आंसर बताना कि कितने कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देखते हैं लास्ट तक। सवाल ये है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। 1917 में कलकत्ता में तो बनी थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी वो आप बताना ताकि पता चले कितने स्टूडेंट कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो देखते हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों भारत ने। 3 बार ही अब तक कबड्डी वर्ल्ड कप हुए, और तीनों ही बार भारत ने जीते, और तीनों ही बार ईरान उपविजेता रहा है। 3 बार कब हुए? शुरुआत 2004 में हुई, उसके बाद 2007 में हुआ, फिर 2016 में। 3 बार कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, भारत विजेता, ईरान उपविजेता। महिलाओं के लिए पहला कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था 2012 में, जिसमें भारत चैंपियन रहा, उपविजेता ईरान रहा। 2012 में पटना में हुआ। 2016 में कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय टेनिस संघ है, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA, अखिल भारतीय टेनिस संघ, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन।
तो इसकी स्थापना हुई 1920 में। अनिल जैन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। जितने भी प्रमुख स्पोर्ट फेडरेशन है उनकी बात कर लेते हैं, उनकी स्थापना कब कब हुई है। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है AIFF, इसकी स्थापना 1937 को हुई है। टेनिस की हुई 1920 को और फुटबॉल फेडरेशन की 1937 को। इंडिया हॉकी फेडरेशन, अब आपको बता दूं अभी हॉकी फेडरेशन है इसको भंग कर दिया गया है, 2008 में इसको भंग किया गया और अभी वर्तमान में हॉकी इंडिया है। हॉकी इंडिया 2009 से है। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन 1925 में गठित हुआ था और AITA अखिल भारतीय टेनिस संघ 1920 में, फुटबॉल फेडरेशन 1937 में, वॉलीबॉल फेडरेशन 1951 में, रेसलिंग कुश्ती के लिए जो फेडरेशन है वो 1967 में गठित हुआ। कब? 1967 में। टेबल टेनिस फेडरेशन हुआ 1926 में और टेनिस का हुआ 1920 में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट है, SAI का गठन हुआ 1984 में। कब? साई बना 1984 में। नेटबॉल 1978 में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट है, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, साई 1984 ध्यान रखिएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 है IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो नेशनल स्पोर्ट गेम्स वगैरह कराती है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951 में, शतरंज का 51 में, बास्केटबॉल का 1950 में, बैडमिंटन का 1934 में, एथलेटिक्स का ध्यान रखिएगा 1946 में एथलेटिक्स का। और BCCI जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये 1928 में। BCCI 1928 में ध्यान रखिएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 और BCCI 1928 में। नेक्स्ट अपना हॉकी इंडिया 2009 में। ठीक है, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1976 में किस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में इस समिति ने सिफारिश की थी, 10 मौलिक कर्तव्य जुड़वाए थे। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में। 1 अप्रैल 2000 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल अन्नपूर्णा योजना है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो उनके हकदार है लेकिन पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही, तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो 65 प्लस आयु के हैं उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज फ्री दिया जाना अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है। पुस्तक बुक इनपरफेक्ट, पुस्तक का नाम है इम्परफेक्ट, बुक है इम्परफेक्ट, अपूर्ण पुस्तक एक तरीके से। ये संजय मंजेरकर की आत्मकथा है, जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं और वर्तमान में कमेंट्री करते हैं, संजय मंजेरकर। इनकी आत्मकथा है इम्परफेक्ट। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। तो बायोग्राफी खिलाड़ियों की विश्व लेवल के भी खिलाड़ी से पूछी जाती है, आंद्रे अगासी की पूछ ली थी पहले, तो इन सभी का पता होना चाहिए। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है और इसको सह लेखक बोरिया मजूमदार थे। राजकोषीय घाटा होने पर उसकी पूर्ति कैसे की जाती है? राजकोषीय घाटा हो जाते तो इसकी पूर्ति 3-4 तरीकों से बता देते हैं। एक तो राजकोषीय घाटे को आंतरिक बाजार ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, यानी सरकार कहीं न कहीं से पैसे लोन के रूप में उठाएगी, तो वो उसके लिए कैसे उठा सकती है पैसे? या तो सरकार बॉन्ड जारी कर दे, बॉन्ड से जनता से पैसे ले ले, बॉन्ड जारी कर दिया भाई 1 करोड़ रुपए चाहिए और जो लोग पैसे देंगे उनको मिलेगा ब्याज। या फिर सरकार क्या करे, अपनी कोई सिक्योरिटीज़ हैं वो RBI के पास गिरवी रख कर पैसे उठा लें, या फिर अपने पास कोई भी सिक्योरिटी पड़ी हुई है, पुराना एसेट पड़ा हुआ, उसको बेचकर पैसे इकट्ठा कर लें। विटामिन ए संबंधित आपको गलत कथन पूछा था। विटामिन ए संबंधित जो कथन है ना वो देख लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और ए का स्रोत है पपीता है, गाजर है, पीली सब्जी है, गहरी हरी पत्तेदार सब्जी है, हरे और पीले जो फ्रूट है वो इनके स्रोत है। विटामिन ए का प्रमुख भूमिका है, जैसे प्रतिरक्षा तंत्र में ये मजबूती सुधार लाता है और आंखों की रोशनी वगैरह, त्वचा के लिए विटामिन अच्छा है। नेक्स्ट अपना है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? 1828 में ब्रह्मा समाज है, राजा राममोहन राय ने। पहली बार भारत में पैसेंजर ट्रेन किनके मध्य चली? पैसेंजर ट्रेन पहली बार बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे की मध्य चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी ये पहली ट्रेन 1853 16 अप्रैल को चली थी। विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 में इंग्लैंड में। आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? 51 क है मौलिक कर्तव्य, लेकिन 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवर्धी से, DPSP। भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? अर्धसंघीय कहा था दोस्तों केसी वेहर ने। केसी वेहर ने। केसी कहाँ पर है भाई, क्या कर दिया, अर्धसंघीय बोल दिया भारतीय संविधान को। केसी वेहर, वेहर कहाँ पर हो? केसी अर्धसंघीय बोला आपने भारतीय संविधान को, बताओ कहाँ पर हो? रामनवमी का त्यौहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है? इससे पहले आपको पूछा था, तो ये थोड़े फेस्टिवल ध्यान रखना। आपको शिव महाशिवरात्रि का पूछा था, अब यहाँ पर रामनवमी पूछा है, तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी,
और इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो फाल्गुन में चतुर्दशी को महाशिवरात्रि। महात्मा बुद्ध किस गणराज्य के राजकुमार थे? तो शाक्य गणराज्य के राजा थे। महात्मा राजकुमार थे। शाक्य गणराज्य के राजा तो थे शुद्धोधन। तो शुद्धोधन के पुत्र थे महात्मा बुद्ध, और शुद्धोधन के पुत्र थे तो ये राजकुमार हो गए शाक्य गणराज्य की। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे हुई, जहाँ से वो सिद्धार्थ गौतम बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ 563 ईसा पूर्व में। तो महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध है, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। इनका निधन कहाँ पर हुआ? मोक्ष कहाँ पर हुआ? तो 563 से 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ। अन्य नाम सिद्धार्थ गौतम है इनका। पिता का नाम शुद्धोधन, माता मायावती है। बौद्ध धर्म के ये प्रवर्तक हैं। ये हो गए पूरा गौतम बुद्ध या फिर भगवान महात्मा बुद्ध से संबंधित। भगवान महावीर की बात करें तो जन्म इनका कुंडलपुर वैशाली में हुआ है। मोक्ष स्थान महावीर का है पवापुरी नालंदा बिहार में। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वीर अतिवीर इनका नाम है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरु नानक देव जी की। राय भोई की तलवंडी में इनका जन्म हुआ। ननकाना साहिब पाकिस्तान में 1469 को इनका जन्म हुआ गुरु नानक देव जी का। इनकी जो डेथ है वो करतारपुर पाकिस्तान में हुई 1539 को। सिखों के ये प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। 1469 में जन्म हुआ। राय भोई की तलवंडी पाकिस्तान। अब Q बराबर IT यानी आवेश प्रवाह की दर को अपन धारा बोलते हैं ना, उस सूत्र से एक सवाल था। हरित क्रांति से संबंधित फसल कौन सी है? तो चावल थी, गेहूं थी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये हरित क्रांति की मुख्य फसलें हैं, जहां से 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है हरित क्रांति में गेहूं में 1968 से 2003 तक। ठीक है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गॉर्ड ने किया, और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। भारत में इनका जनक बोला जाता है स्वामी M.S. स्वामीनाथन को। विश्व में शुरुआत हरित क्रांति 1960 में, भारत में 1965-68 में। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में सबसे पहले हुई। नेक्स्ट अपना है, ये जो सवाल इसके आंसर नहीं मिले हैं। हरता होली है ना, ये किस राज्य में मनाते हैं आप बताना। नागर वास्तुकला से सवाल था, तो उत्तर भारतीय मंदिर की ये स्थापत्य कला है। एक गौर मोहन आदि का पूछा था किस संस्थापन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले। तो इस टाइप से आप देखिए सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। न्यू कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, बेहतरीन डील के लिए टेक्स्ट बुक से आज ही टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और आधी तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से कंप्लीट हो जाएगी। कूपन कोड के लिए टेस्ट सीरीज आज लेना चाहते हो तो TTG के कूपन कोड यूज़ करना न भूलें। धन्यवाद।